है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, देश भर में एक ही बात हो रही है कि वक्फ संशोधन बिल जो पेश हो रहा है, लोकसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में इसी की चर्चा हो रही है और यह खूब चर्चा हो रही है, देश भर में चर्चा का विषय है। मैं इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय रांची में हूं और हमारे साथ राफिया नाज जुड़ी हैं जो प्रदेश प्रवक्ता हैं। देखिए, वक्फ जो संशोधन बिल वो लाया गया था, जब भी बना था पूरी तरह से स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन ये जो है विवादों के घेरे में आते चला गया, धीरे धीरे आते चला गया। लेकिन इसके लिए जो बीजेपी सरकार है इस पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पर कुछ संशोधन हो और कानून बना दिया जाए ताकि वक्फ बोर्ड का जो मोनोपोली होता है वो ना हो पाए। इसी को लेकर पूरे देश में ये चर्चा है और कानून बनने जा रहा है। लेकिन भारी विरोध, विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम समुदायों का भी विरोध है दर्शकों, लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ पक्ष इसका समर्थन भी कर रहे हैं। आइए हम राफिया नाज से मिलते हैं और उनसे जानेंगे कि आप जो बिल ला रहे हैं क्या सोच कर ला रहे हैं, किस तरह से मुस्लिम समुदायों को ये फ़ायदा पहुंचेगा। राफिया नाज जी, सबसे पहले तो लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। किस तरह से आप बेनिफिट देख रहे हैं मुस्लिम समुदाय को? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं कि ये जो बिल में संशोधन हो रहा है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये संशोधन कांग्रेस के काल में भी हुआ था, जिसे अब कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या और पता नहीं क्या क्या बता रही है। और मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस ने हमेशा हमें इस्तेमाल किया है, हमेशा हमें वोट बैंक की राजनीति में फंसा करके रखा है, लड़ाई में फंसा करके रखा है, ताकि हम उलझ करके फंस करके रह जाएं और शिक्षा से वंचित होकर के इनकी वोट बैंक की राजनीति में उलझे। अब रही बात कि जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है, तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारे जितने भी दरगाह हैं, मस्जिद है और जितने भी ईदगाह हैं, उनकी ज़मीनों के साथ छेड़खानी होगी। पर मैं कहती हूँ और हमारी पार्टी ऐसा नहीं करने वाली, और इस बिल में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ एक र्यूमर है, ये सिर्फ एक झूठ है जो फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति है जो हमारे द्वारा दान दी जाती है, हम मुस्लिम भाई बहनों के द्वारा हमारे सशक्तिकरण, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे विकास के लिए दान दी जाती है, तो उन सारे ज़मीनों में अगर मान लीजिए कि जो भूमाफिया है वो अगर मिसयूज़ करते हैं, मिसगाइड करते हैं या फिर उस ज़मीन को गलत इस्तेमाल करके उससे पैसा अर्जित करते हैं, तो इससे नुकसान तो हमारा ही होगा। और अगर मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कोई गैर कानूनी तरीके से हड़प लेता है, तब पहले क्या होता था कि ट्रिब्यूनल कोर्ट तक ही हम जा सकते थे, पर अब हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक हम जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम अपने वक्फ की संपत्ति को तो सुरक्षित कर रहे हैं ना, कि हम ट्रिब्यूनल कोर्ट से निकल करके हाई कोर्ट से जाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, ताकि हमारी संपत्ति और हमारे हक और अधिकारों का हनन ना हो सके। और दो मुस्लिम बेटियों को ऐड करने की बात की गई, तो इससे तो बेटियों को सशक्तिकरण ही किया जा रहा है। आपको मैं वाकया बताऊं कि रांची, झारखंड में भी पहले क्या होता था कि अंजुमन इस्लामिया में कोई मुस्लिम बेटी वोट नहीं कर सकती थी, पर अब मुस्लिम बेटियां यहाँ पे वोटिंग करती है। तो आप सोचिए, ज़माना बदल रहा है। और एक वक्त ऐसा था जब इस्लाम के दौर में तो बेटियां जंग लड़ा करती थी। उस वक्त जब जंग लड़ा करती थी, तो अभी अगर बेटियां सशक्त की जा रही मोदी जी के द्वारा, तो मोदी जी क्या गुनाह कर रहे हैं? और मैं पूछना चाहूँगी कि आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी का क्या गुनाह है? क्या उनका यह गुनाह है कि वो मुस्लिम समाज को सशक्त करने की बात करते हैं? क्या उनका ये गुनाह है कि वो गरीब नवाज योजना चला करके बेटियों को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बना रहे? या फिर उनका ये गुनाह है कि वो परदेश योजना के तहत हमारे जितने मुस्लिम भाई बहन बाहर जाते हैं उनको पढ़ाई में ब्याज में सब्सिडी मिलती है? या फिर उनका ये गुनाह है कि वह हुनर हाट, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चला रहे हैं? या फिर मोदी जी का ये गुनाह है कि वो आयुष्मान भारत कार्ड के ज़रिए जितने भी हम जो गरीब तबके के मुसलमान भाई हैं, जो इलाज करने के लिए पैसा भी उनके पास नहीं रहता था, उन्हें इलाज करवा रहे हैं? क्या उनका ये गुनाह है? आपको समझने की ज़रूरत है। आपको आपके साथ जो पट्टी बांधी जा रही है, वो पट्टी आपके आंखों में बांधी जा रही है ताकि आप कठपुतली की तरह नाच सके और आपको वोट बैंक बना करके रख सके। इससे हमारी जो संपत्ति है, हमारे वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। और रही बात कि भारत में, तो सिर्फ भारत में ही वक्फ बोर्ड है। और अगर आप अन्य मुस्लिम देश अगर देखेंगे तो वहाँ तो वक्फ बोर्ड है ही नहीं। चाहे आप इराक चले जाएँ, चाहे आप इजराइल
इज़राइल चले जाएं, चाहे आप कोई भी मुस्लिम देश देख लें, वहाँ पे नहीं है, पर भारत में इतनी आज़ादी है कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड के संरक्षण के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया, वक्फ की संपत्ति की संरक्षित करने के लिए। और सिर्फ जो भूमाफिया है, उन भूमाफिया से हमारी ज़मीनों को प्रोटेक्शन देने के लिए, न्यायिक अधिकार देने के लिए, गरीबों का जो ज़मीन है उनके हकों को सुरक्षित करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। और आपको ठीक उसी प्रकार से भड़काया जा रहा है जिस प्रकार से नागरिक संशोधन अधिनियम के दौरान आपको भड़काया जा रहा था कि आपकी नागरिकता छीनी जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ अपने ही भाई बहनों से, आप मुझे बताइए, जितने लोग शाहीन बाग में बैठ करके 200 दिन तक नागरिक संशोधन जो अधिनियम के खिलाफ आंदोलन किए थे, क्या आज एक भी मुस्लिम भाई बहनों की क्या नागरिकता छीनी? मैं खुद एक मुसलमान हूँ, तो क्या मेरी नागरिकता छीनी? आप देख रहे हैं मुझे, तो क्या आपकी नागरिकता छीनी? नहीं छीनी ना। उसी प्रकार से हमारी ज़मीनें भी नहीं छीनी जाएगी वक्फ बोर्ड की। ये सिर्फ मिसगाइड किया जा रहा है। देखिए राफिया जी, अगर राजनीति की बात करें तो देखिए, विपक्ष में चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या AIM के पार्टी के लोग हों, तो सारे लोग जो चाहे RJD हों, तो ये लोग पूरी तरह से ये विरोध का जो सिलसिला है वो तो शुरू करवा ही दिए हैं। और ये मतलब कहा जाए कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी कह रहे हैं सड़क पर उतरेंगे, तो विपक्ष भी सड़क पर उतरेगा। तो इसका विरोध होने से किसी भी प्रकार से ये कानून बदला जाए, बदल सकता है या फिर ऐसे ही रहेगा? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन बोर्ड के हेड जो है उमर इलियासी जी, वो तो कह रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई बहनों को समझा रहे हैं कि भड़के ना, भड़काया जा रहा है। यही NDA, यही BJP की गवर्नमेंट ने APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन को राष्ट्रपति बनाया। आप सोचिए कि ये कांग्रेस के काले में क्या किसी मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया गया? नहीं बनाया गया। तो ये कांग्रेस वाले चाहते हैं, ये जो जितने विपक्ष वाले लोग हैं, इतना लंबा इनका फेयर लिस्ट है, नाम है कि गिनाते गिनाते उंगलियां थक जाएंगी। तो ये सारे जो गठबंधन के लोग हैं, ये चाहते हैं कि हम मुसलमान भाई में से कोई APJ अब्दुल कलाम ना निकले, तभी जा कर के ये इस तरीके से हम लोगों को भड़का रहे हैं। अगर BJP कभी भी हिंदू मुसलमान करती तो आज हमारे शीर्ष पद पे एक मुसलमान बेटे को नहीं बैठाती, कलाम जी नहीं रहते राष्ट्रपति के पद पे। तो समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है कि मेन स्ट्रीम से मदरसों को जोड़ा जा रहा ताकि हमारे बच्चे हाईटेक हो, हमारे बच्चे पढ़े। और इसके साथ ही साथ जो गरीब तबके के लोग हैं उनको एम्पावरमेंट किया जा रहा है। आप रांची में ही दरगाह हमारा है, रिसलदार बाबा के दरगाह के अंदर में सिलाई मशीन से बेटियां अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही है। वो भी तो BJP की गवर्नमेंट ने शुरू करवाया था। आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगी कि जब कभी भी चिंगारी लगती थी इस तरीके से सांप्रदायिक चिंगारी, रघुवर दास जी सड़कों पे उतर जाया करते थे। पर आप देखिए, इतना बड़ा दंगा हो गया, हिंदपीढ़ी का हमारा बच्चे के ऊपर गोली चला दी गई, बच्चे को मतलब पत्थर पकड़वा दिया गया, बच्चा आज इस दुनिया में नहीं रहा। क्या हेमंत जी सड़क पे उतर के दंगा नहीं रुकवा सकते थे? क्या JMM दंगा नहीं रुकवा सकती थी? अगर रुकवाती थी तो आज हमारा वो बच्चा, वो बेटा नहीं जाता। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास करती है। आपको सिर्फ और सिर्फ भड़काया जा रहा है, मिसगाइड कर दिया जा रहा है ताकि आप इन्हीं सब चीज़ों में उलझ करके रहें और इन्हीं सब चीज़ में फंस करके आप पढ़े लिखे ना, सड़कों पे धरना देते रहें और इनकी वोट बैंक की राजनीति। आप बताइए, हमारे गरीब नवाज के जो हेड है चिश्ती साहब, आप बताइए कि वो भी तो कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि ये जो बिल है इससे हमारे प्रॉपर्टी और हमारे जो लैंड है उसको माफियाओं से बचाया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा कानूनी तरीके से। अगर संशोधन करना इतना ही गलत होता तो कांग्रेस के काल में जब संशोधन किया गया था तो क्या कांग्रेस वाले सही किए थे ये संशोधन? आप सोचिए, काका कालेकर समिति का विरोध करने वाले यही कांग्रेस वाले लोग थे, तो क्या वो सही था? आप बताइए, 1975 में इमरजेंसी लगा के हम मुस्लिम भाई बहनों को जो अंधाधुंध जेल के अंदर डाल दिया गया था, मुस्लिम नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया था, इमरजेंसी लागू कर दिया गया था, काला इतिहास आप कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं?
करते? क्या भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी लागू की है? नहीं की है ना। तो समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, भड़कने की ज़रूरत नहीं है। जरा रफिया जी ये बताइए, कुछ देश में कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो चाहे महिला हो पुरुष हो, वो पटाखे फोड़ते हुए नजर आए, मोदी जी के नारे लगाते हुए, तो वो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी का एक ही कहना है कि हमारे मुस्लिम भाई बहन पढ़ेंगे तो कलाम जी बनेंगे। ये बताइए कि उन लोगों को जल्दी समझ में आ गया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया? देखिए, ये जो बिल है ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखेंगे कि कांग्रेस और जितने भी उनके सहयोगी दल है, ये लोग पॉलिटिकलाइज कर दिए हैं इस चीज़ को अपनी राजनीति सीखने के लिए। क्योंकि संशोधन तो कांग्रेस के काल में भी हुआ था ना, तो कांग्रेस उस समय क्या हमारे मुस्लिम भाई बहनों का हक और अधिकार का हनन नहीं की? तब तो उनको बोलना चाहिए कि हम लोगों ने भी हक और अधिकार का हनन किया। उस समय तो कोई कांग्रेस वाले नहीं बोले। अब भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। और रही बात है कि हमारे जो मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं ना, बहुत भोले भाले हैं, बहुत भोले भाले हैं। इनको ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि मोदी जी ऐसा करें, मोदी जी वैसा करें। हम मोदी जी क्यों करेंगे? मोदी जी मतलब हमें अगर सशक्त कर रहे हैं, वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या गलती कर रहे हैं? इतना बड़ा मदरसा, कटरू मदरसा में इतना बड़ा हज हाउस जिसमें इन्हीं के कांग्रेस के नेता बैठते हैं, ठीक है, तो क्या उतना झारखंड में छत टपकता था? आपको याद होगा इतने साल ये लोग रहे हैं, पर आप सोचिए कि कभी भी आज तक हज हाउस बना? नहीं बना। रघुवर दास जी बीजेपी की गवर्नमेंट में इतना बड़ा हज हाउस बना, इतना भव्य कि आज लोग वहाँ पे जाके नमाज अदा करते हैं। तो क्या बीजेपी ने लैंड ले लिया? नहीं लिया ना। वो तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए वो डेवलप किया ताकि हम वहाँ पे जाके सजदा कर सके, अपनी तैयारी कर सके, पढ़ लिख सके, इबादत कर सके, जा सके। तो ये समझने की आवश्यकता है कि हमें सिर्फ भड़काया जा रहा है, भड़काने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर हम आज भड़केंगे तो हमारा कल जो रहेगा वो अंधकारमय रहेगा, अशिक्षित रहेगा। हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ें, दिमाग खोल करके सोचिए, समझिए कि ये जो भड़काया जा रहा है, मैं कहती हूँ, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, मैं विश्वास भी दिला रही हूँ हर एक मुस्लिम भाई बहनों से कि हमारी जो दरगाह की ज़मीन है, हमारी जो मस्जिद की ज़मीन है, हमारी जो ईदगाहें हैं, हमारे जो मदरसे हैं, कोई छेड़खानी नहीं होगी। जो ट्रस्ट चढ़ाती है वही ट्रस्ट चलाएगी। ट्रस्ट में जो मेंबर आपको जिसको रखना है आप रख सकते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पर हाँ, हमारे हक और अधिकार की जो ज़मीन है, हमें एम्पावर करने की जो ज़मीन है, अगर उस पर कोई बुरी नज़र डालता है तो फिर वो फैसला कोर्ट में होगा। और अगर कोई बुरी नज़र डाल के उस ज़मीन को हड़पने की कोशिश करता है, हमारे मुसलमान भाई बहनों के जो हक और अधिकार को छीनने की कोशिश करता है, मोदी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए आप जो भी हमें इल्ज़ाम लगा दे, वो इल्ज़ाम मंजूर है, पर सर्वोपरि देश है और यहाँ के नागरिक सर्वोपरि है हमारे मोदी जी के लिए। देखिए रफिया जी, एक अंतिम सवाल ये है कि देखिए बोर्ड में जिस तरह से बात हुई है कि महिलाएं भी रहेंगी और कोर्ट के सदस्य भी रहेंगे, हिंदू पक्ष से भी कुछ रहेंगे, तो मुस्लिम समुदाय को ये कहना है कि जब राम मंदिर के जो समिति है उसमें तो किसी मुस्लिम पक्ष का तो उसमें इंटरफेयर नहीं है, तो फिर इस तरह से आप लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री इंटरफेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इस तरह से आप मुझे एक बात बताइए, कितने ज्योतिर्लिंग है? कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। झारखंड में कितने ज्योतिर्लिंग है? एक ज्योतिर्लिंग है। और ज्योतिर्लिंग का क्या अहमियत होता है बताइए, क्योंकि मुझे उतने अच्छे तरीके से नहीं पता है। एक हिंदू समाज के लिए क्या महत्व होता है? बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ज्योतिर्लिंग की जो कमेटी है उसके सचिव कांग्रेस के ही मुसलमान नेता फुरकान अंसारी भाई साहब रह सकते हैं, तो फिर उस समय आपत्ति क्यों नहीं होती कांग्रेस को? और इससे भी बड़ी बात, आप मुझे ये बताइए कि जब दरगाह जाते हैं, आप देखेंगे कई हिंदू भाई भी दरगाह जाकर के मन्नत बांधते हैं, मन्नत के धागे बांधते हैं, चादर पेशी करते हैं, तो फिर उस समय मुस्लिम भाइयों को क्यों नहीं आपत्ति होती है कि दरगाह में आप क्यों आ रहे हैं? तो ये सिर्फ आपस में लड़वाने की बात हो रही है, आपस में बस लड़वा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही। इनकी मंशा समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से नागरिक संशोधन बिल में हमें भड़काया गया, उसी तरीके से हमें इसमें भी भड़काया जा रहा है। जिस ट्रिपल तलाक में तो क्या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। आप बताइए कि तलाक जैसी चीज़ में अर्श का जब पाया हिल जाता है, खुदा की सबसे नापसंदीदा चीज़ है, तो उससे तो एक तरीके से मोदी जी बेटियों को भी सुरक्षित किए और बेटों को भी आज़ाब।
अजाब से सुरक्षित किए कि वो अजाब उनको ना लगे। तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? क्या कांग्रेस ने कभी विकास की बात की? क्या कांग्रेस ने कभी भी गरीब नवाज योजना जैसी योजना चलाई? नहीं चलाई। और तो ये जो भी किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हम मुस्लिम भाइयों को भड़काने के लिए किया जा रहा है, ताकि हम सौगाते मोदी के तहत जितने भी गरीब भाई बहन हैं उन तक राशन ना पहुंच सके, ताकि शुक्रिया मोदी भाईजान के तहत जितने भी मोदी जी हैम्पर्स दे रहे वो हैम्पर से वंचित रह सके। तो सिंपली इट्स जस्ट अ वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड हमें ये समझने की ज़रूरत है। आज नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे, बहुत देर हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ ये राफिया नाज के विचार हमने जाने। देखिए, एक तो है कि जब कानून बनता है कोई भी सदन में, जो सदन में कभी असंवैधानिक कानून बनता ही नहीं है, संविधान के तहत होता है। और मुस्लिम समुदाय, राफिया नाज का ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय को समझने की ज़रूरत है, यहाँ कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ज़मीन बचेगी और वैसे लोगों से बचेगी जो ज़मीन की दलाली करते हैं, वैसे लोगों से ज़मीन बचेगी, ये समझने की बात है। लेकिन पूरे देश भर में पक्ष और विपक्ष का जिस तरह से बातचीत हो रही है, जिस तरह विपक्ष एक तरह से भड़काने की कोशिश में लगा हुआ है कि ये इस तरह से नहीं है, ये गलत है, वो गलत है, तो ये सब बातें तमाम हो रही हैं। लेकिन इस बीच कानून भी पेश हो रहा है, होने जा रहा है। अब क्या कुछ असर डालता है मुस्लिम समुदाय के लिए ये कानून, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जो विरोध है वो तो चल ही रहा है, विरोध बाद में फिर शांत भी हो सकता है, होगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।